हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो डब्ल्यूएसएम को लेके किया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को लेके, जिसको हम लोग इलास्टिक मेथड भी बोलते हैं और मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी बोलते हैं। उसकी कहानी क्या थी, क्या उसकी अप्रोच थी, वो सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक देख ली है। बट यू नो दैट जो हम लोग आरसीसी के लिए जो कोड यूज करते हैं वो एलएसएम का कोड है, लिमिट स्टेट मेथड, जो कि IS 456-2000 है। यानी कि एलएसएम के लिए हम लोग जो कोड यूज करते हैं दोस्तों, इसके लिए जो कोड यूज होगा वो कोड हो जाएगा दैट इज IS 456-2000। IS 456-2000 ये कोड हम लोग यूज करेंगे और ये एलएसएम का कोड है। इसके करस्पॉन्डिंग जो है हम लोग किस तरीके से मेंबर को एनालिसिस करेंगे, सिंगली बीम, डबली बीम और टी और एल बीम को हम कैसे एनालिसिस करेंगे वो हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो इसमें एनालिसिस कैसे होगा उसको जानने से पहले हम लोग इस मेथड की अप्रोच देखते हैं कि भाई एलएसएम क्या है और ये किस तरीके से जो है वो बिहेव करता है, किस तरीके से लोड को रजिस्ट करता है, क्या इसका नेचर है, क्या इसका डोमेन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं दोस्तों लिमिट स्टेट मेथड की, तो लिमिट स्टेट मेथड के अंदर यह बोला जाता है, सबसे पहले पॉइंट आता है कि भाई ये किस चीज की लिमिट फिक्स कर रहा है। इसके अंदर लिमिट स्टेट यानी कि लिमिट किस चीज की है, व्हाट डू यू मीन बाय द लिमिट। तो माय डियर फ्रेंड, लिमिट क्या होता है, इट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट, it is the acceptable limit up to which the structure can perform satisfactorily and resist the load, जो भी हम लोग डिजाइन लोड की बात करते हैं। यानी कि ये अच्छे से बिहेव करना चाहिए एंड ये जो डिजायर्ड लोड है जो हम लोग डिजाइनिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसको ये ट्रांसफर करना चाहिए, राइट। तो ये इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, लिमिट स्टेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज द लिमिट, इट इज लिमिट, इट इज लिमिट एक्सेप्ट, ये हो जाएगा इट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट, इट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट अप टू विच, एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट, फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर स्ट्रक्चर फेल। सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर स्ट्रक्चर फेल, स्ट्रक्चर के फेल होने से पहले स्ट्रक्चर सेफ है या नहीं, सर्विसेबल है या नहीं। अगर सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी की लिमिट को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग इसको लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से बेस्ट स्ट्रक्चर मानेंगे। सो यहां पे दो टर्म यूज किए गए दोस्तों, दो टर्म यूज किए गए, वन इज कॉल्ड सेफ्टी एंड अनदर इज कॉल्ड द सर्विसिबिलिटी। वन इज कॉल्ड सेफ्टी, अनदर इज कॉल्ड द सर्विसिबिलिटी। अगर मैं सेफ्टी की बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं सेफ्टी की बात करता हूं तो सेफ्टी का मतलब क्या हो जाएगा, सेफ्टी का मतलब होता है कि भाई यहां तक ये लोड को, मैक्सिमम जो लोड है यहां तक रजिस्ट कर पा रहा है, यानी कि सेफ लोड रजिस्टिंग कैपेसिटी, वही सेफ, उसी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर सेफ होगा। तो सेफ्टी को मैं रिलेट कर सकता हूं स्ट्रेंथ से, सेफ्टी को मैं रिलेट कर सकता हूं स्ट्रेंथ से, और स्ट्रेंथ जो दिया जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम सेफ लोड, मैक्सिमम सेफ लोड रजिस्टिंग कैपेसिटी, रजिस्टिंग कैपेसिटी, रजिस्टिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम सेफ लोड रजिस्टिंग कैपेसिटी। तो कितना सेफली लोड रजिस्ट कर सकता है वो इसकी कहलाई जाएगी रजिस्टिंग कैपेसिटी। अगर इससे ज्यादा लोड लगा दिया तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कि भाई अगर आपने इससे ज्यादा लोड लगा दिया तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो लिमिट स्टेट मेथड में एक लिमिट आ गई, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब है कि यहां तक ये लोड रजिस्ट कर सकता है, बियॉन्ड दिस द स्ट्रक्चर विल ब्रेक डाउन।
दूसरा हमने लिखा दोस्तों सर्विसिबिलिटी। दूसरा हमने क्या लिखा? सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? सर्विसिबिलिटी का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर अंडर सर्विस लोड। जो एक्चुअल में लोड लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस या वर्किंग लोड। तो उस लोड के रेस्पेक्ट में स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस कैसा है, दैट इज नोन एज द सर्विसिबिलिटी। तो सर्विसिबिलिटी को हम लोग लिख सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर अंडर सर्विस और वर्किंग लोड, सर्विस ऑब्लिक वर्किंग लोड, सर्विस ऑब्लिक वर्किंग लोड। और इसको बोला जाता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी से। तो बेसिकली बात ये होगी दोस्तों, लिमिट स्टेट मेथड में दो लिमिट होती हैं। वन इज कॉल्ड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, अनदर इज कॉल्ड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। कोलैप्स का मतलब है कि स्ट्रक्चर इसके अंदर फेल होगा ही होगा। तो आपको यह देखना है कि आरसीसी का मेंबर किस किस में फेल हो सकता है, तो वो पैरामीटर लिखे जाएंगे इसमें। और आरसीसी किस किस में अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, किस किस सिचुएशन में। बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया, वाइब्रेशन होने लग गया, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आने लग गई, और जो है रेनफोर्समेंट कोरोड हो गया, हीट डेवलप हो गया यानी कि फायर हो गया, फिर भी अगर स्ट्रक्चर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है जिसके लिए बनाया गया है, तो वो आएगा इसके अंदर सर्विसिबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो लिमिट स्टेट जो है वो दो तरह की हो जाएगी। लिमिट स्टेट जो है वो दो कंडीशन में आ जाएगा। वन इज कॉल्ड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। पहला आ जाएगा इसके अंदर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और दूसरा हो जाएगा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। यहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियरली मेंशन कर देता हूं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो दिया जाता है ये दिया जाएगा करस्पॉन्डिंग टू अल्टीमेट और फैक्टर्ड लोड, अल्टीमेट और फैक्टर्ड लोड। ये दिया जाएगा दोस्तों अल्टीमेट और फैक्टर्ड लोड पे। जबकि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो दी जाएगी ये दी जाएगी करस्पॉन्डिंग टू वर्किंग ऑब्लिक सर्विस लोड, वर्किंग ऑब्लिक सर्विस लोड। ये दिया जाएगा वर्किंग ऑब्लिक सर्विस लोड के करस्पॉन्डिंग, और ये दिया जाएगा फैक्टर्ड लोड के करस्पॉन्डिंग। ये लोड क्या है अभी हम इसके बाद में बात करेंगे। चलिए, अब इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल देखता हूं तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से आएंगे। अब आप ये बताइए और ये सोचिए कि भी स्ट्रक्चर किस किस में फेल हो सकता है। आरसीसी का स्ट्रक्चर किस किस में फेल हो सकता है? एक बेंडिंग में हो सकता है, शियर में हो सकता है, टोर्सन में हो सकता है, और बकलिंग में हो सकता है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये जो फेल होगा वो हो जाएगा आपके पास दैट इज फ्लेक्सर। इसमें आ जाएगा दैट इज द फ्लेक्सर। फ्लेक्सर के साथ में आएगा शियर, क्योंकि बेंडिंग और शियर दोनों एक साथ आते हैं। देन हो जाएगा कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब ये हो गया कि भाई हमारे पास कॉलम है। एंड देन हो जाएगा टोर्सन एंड फटीग, फटीग ईटीसी। स्ट्रक्चर जो फेल हो सकता है वो इनके अंदर फेलियर दे सकता है। स्ट्रक्चर इसमें क्या दे सकता है दोस्तों? फेलियर दे सकता है। नाउ अब अगर हम बात करें सर्विसिबिलिटी की, सर्विसिबिलिटी का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर। परफॉर्मेंस का मतलब मान लीजिए बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिफ्लेक्शन आने लग गया, वाइब्रेशन होने लग गया, क्रैक विड्थ ज्यादा हो गई, और जो है फायर हो गई, रेनफोर्समेंट कोरोजन हो गया, कोरोड हो गया, तब भी अगर स्ट्रक्चर जिस पर्पस के लिए बनाया गया है अगर उसको फुलफिल कर रहा है
तो उसको गुड सर्विसेबल बोलेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, दिस इज द एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। दूसरा हो जाएगा दिस इज द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होने लग गया। नेक्स्ट हो जाएगा कोरोजन, कोरोजन होने लग गया। नेक्स्ट हो जाएगा फायर, फायर होने लग गया। अगर ये सब कुछ हो रहा है फिर भी अगर स्ट्रक्चर सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म कर रहा है तब उसको बोला जाता है दोस्तों इट इज द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो ये आपको अलग अलग ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन सा पैरामीटर आएगा। ध्यान रखने का तरीका क्या है, ये वो पैरामीटर है जिसके अंदर स्ट्रक्चर फेल ही होगा। सो इट इज द लिमिट अप टू विच यू कैन डिजाइन, और इट इज द परफॉर्मेंस। देखिए मैं स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहा हूं 100 लोड के लिए। मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक लोड की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी बेसिक के अंदर, ये वो लोड है जिसकी वैल्यू स्ट्रक्चर की लाइफ टाइम के 95% तक इस लोड से ज्यादा लोड नहीं आएगा। तो हम लोग क्रिटिकल लोड लेके बात करते हैं जिसके अंदर विंड का इफेक्ट भी ले लिया, अर्थक्वेक का कुछ इफेक्ट भी ले लिया, और जितना भी इफेक्ट है सारा ले लिया। अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, मैं जब सारा इफेक्ट लेता हूं तब तो मैं इसकी बात कर रहा हूं जिसको हम अफेक्टेड बोलते हैं। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या डेली अर्थक्वेक और विंड लगता है स्ट्रक्चर पे? और वैसी बात नहीं लगता है भाई। अगर मैं अफेक्टेड लोड 100 मान लेता हूं तो ये तो क्रिटिकल हो गया कि भाई अगर 100 साल का लाइफ टाइम है तो 95 ईयर में से कोई जो है एक ईयर ऐसा होगा जिसके अंदर इस वैल्यू तक लोड पहुंचा होगा, और वो 5 साल ऐसे हैं जिसके अंदर इससे ज्यादा लोड आया होगा। आर यू गेटिंग मी? तो दोस्तों इसमें सिंपल सी बात है यार कि भाई ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोड है। डेली इतना लोड तो लगेगा नहीं। डेली कौन सा लोड लगता है? अगर मैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करता हूं, या अगर मैं जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल की बात करता हूं या मॉल की बात करता हूं, तो मान लो रेजिडेंशियल बिल्डिंग ले या स्कूल ले लिया, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर हम लोग डिजाइन करते हैं 1 मीटर के एरिया के अंदर। मान लीजिए हम लोग जो है वो 1.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लेते हैं। और ये ध्यान में रखते हुए कि जब यहाँ पे कुछ मैरिज वगैरह होती हैं, कुछ फंक्शन होता है, तो 1 मीटर के एरिया में 3 लोग खड़े रह सकते हैं। क्या डेली 3 लोग खड़े रहेंगे? नहीं ना। तो वैसी बात है दोस्तों कि भाई हम लोगों ने क्रिटिकल लोड लिया 3 के करस्पॉन्डिंग, कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो तो स्ट्रक्चर सेफ रहे। बट डेली कितना लोड लगता है? कोई एक आदमी मूव करता है हियर एंड देयर। तो स्ट्रक्चर जिस लोड के लिए परफॉर्मेंस देगा वो डेली लोड वाला होगा, तो उस लोड को हम लोग बोलते हैं वर्किंग और सर्विस लोड। दिस इज द एक्चुअल लोड विच एक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑन डेली बेसिस, मतलब डेली इसके ऊपर लोड लगेगा। और इस लोड के अंडर में स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस क्या है वो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, जिसके लिए मैं डिजाइन करता हूं। भाई डिजाइन तो मैं पूरी लाइफ के लिए करूंगा ना। जैसे स्ट्रक्चर की लाइफ 50 साल है तो 50 ईयर तक के लिए मान के चलूंगा स्ट्रक्चर किसी भी तरह का लोड कॉम्बिनेशन बन जाए, कितना भी लोड आ जाए, वो अपनी पोजीशन पे स्टैंड रहें। तो जिस लोड के लिए मैं डिजाइन करूंगा दैट इज कॉल्ड फैक्टर्ड लोड। तो ये मैक्सिमम हो गया। इसी मैक्सिमम को लेके मैं बेंडिंग में, शियर में, कंप्रेशन में, टॉर्सन में डिजाइन करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इससे ज्यादा लोड आ गया तो मेंबर फेल ही होगा। क्यों फेल होगा? क्योंकि हमने डिजाइन इसी के लिए किया है। सो दिस इज नोन एज द फैक्टर्ड लोड। तो फैक्टर्ड लोड क्या दिया जाता है वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो फैक्टर्ड लोड हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज फैक्टर्ड लोड या डिजाइन लोड। फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफयू के द्वारा, और ये दिया जाएगा दोस्तों एफयू इज इक्वल टू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जिसको मैं PSF से रिप्रेजेंट करूंगा, इनटू कैरेक्टरिस्टिक लोड, जिसको मैं QCK से रिप्रेजेंट करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक लोड की डेफिनेशन में बेसिक में लिखवा चुका हूं। इट इज सच वैल्यू ऑफ द लोड
that has 95% probability of not being exceed on structure during its design life. डिजाइन लाइफ के अंदर उस स्ट्रक्चर पे इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा लोड नहीं आएगा। 95% प्रोबेबिलिटी है इस लोड इतने से लोड आने की। सो दैट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक लोड। चलिए, सो दिस इज F1 और यहां पे हम लोग इसको जो रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म, और इसको हम गामा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Fu हो जाएगा आपके पास में Fu इज इक्वल टू गामा एफ इंटू क्यू सी के, गामा एफ इंटू क्यू सी के, दिस इज द लाइक दिस। और पार्शियल सेफ गामा एफ हो जाएगा यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड के लिए। दोस्तों आईएस कोड ने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड के लिए एक टेबल दे रखी है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम क्या कर लेते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की टेबल देख लेते हैं क्या होगी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लोड कॉम्बिनेशन, पहला हो जाएगा दिस इज द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और दूसरा हो जाएगा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। देन ये हो जाएगा दिस इज द डेड लोड, दिस इज द लाइव लोड। ये हो जाएगा विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, दिस इज अगेन डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। तो दिस इज द वन लाइक दिस, और यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं इस टेबल को, चलिए, सो दिस इज द वन। अब दिस ये जो टेबल हमने लिख रहे हैं वो किसके लिए, ये हो जाएगा दैट इज PSF फॉर लोड, यानी कि गामा एफ का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। अब दोस्तों हमने क्या क्या कॉम्बिनेशन लिए, DL डेड लोड, LL लाइव लोड, WL विंड लोड, EQ अर्थक्वेक लोड। विंड और अर्थक्वेक को मैंने एक साथ लिखा है, यानी कि विंड और अर्थक्वेक कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, या तो विंड आएगा या अर्थक्वेक आएगा, ये मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं आपको मैं। तो मैं जब यहां पे कॉम्बिनेशन लेता हूं तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, पहला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम लोग डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। कोलैप्स वो पैरामीटर हैं जिसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। तो दिखती सी बात है, डेली लाइफ में जो लोड लग रहा है वो ना लेके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होगी कि जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में मान लेते हैं कि भी ऐसी सिचुएशन होगी कि एक रूम के अंदर जहां पे हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड माना था, उस 1.2 से ज्यादा लोड आ गया,
मैरिज हो रही है, कुछ फंक्शन हो रहा है या कुछ इवेंट हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गई, तो अभी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लोड आ रहा है, तो मैं उसको भी कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं क्या ले रहा हूँ कि भाई ये वाला मेरे पास क्या होगा, डिजाइनिंग लोड में आएगा, जो रियल वैल्यू है उससे ज़्यादा हम लेके बात करेंगे। सर्विसिबिलिटी कहता है कि परफॉर्मेंस कैसा है स्ट्रक्चर का जो रियल लोड लग रहा है उसमें। रियल का मतलब डेली रूटीन में जब आप उस बिल्डिंग में रह रहे हैं तब उस केस में जो है वो कितना लोड आ रहा है। तो भाई डेली रूटीन में तो जो एक्चुअल लोड है वही आ रहा है। तो सर्विसिबिलिटी के अंदर गामा एफ का वैल्यू या तो 1 रहेगा या 1 से कम रहेगा। 1 से कम क्यों रहेगा बाकी बाद में बात करेंगे, बट ये तो कंफर्म है कि 1 से ज्यादा तो नहीं होगा। इसमें जो फैक्टर है 1 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो डेली लोड लग रहा है वर्किंग या सर्विस लोड उससे ज्यादा तो होने से रहा। अगर मैं उससे ज्यादा लोड को लेके बात करता हूं तो वो तो कोलेप्स वाले में आ गया, ठीक है ना। तो सर्विसिबिलिटी है परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर वर्किंग और सर्विस लोड, और वर्किंग और सर्विस लोड वो लोड है जो डेली लगते हैं, रूटीन लाइफ में लगते हैं, जिसके लिए स्ट्रक्चर बनाया गया, जिस पर्पस के लिए बनाया गया है। सो दैट इज नोन एज द जो है वो सर्विस या वर्किंग लोड होंगे। तो इसके लिए अगर हम देखें तो भाई हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। तो यहां पे अगर हम वैल्यू देखते हैं तो दिस वैल्यू इज द 1.5, लाइव लोड का वैल्यू होगा 1.5, विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स मैंने यहां पे नहीं लिया है तो नहीं होगा। ये हो जाएगा 1.0, ये हो जाएगा 1.0 और यहां कुछ नहीं होगा। दूसरा हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड दोनों में से जो ज्यादा है उसको लेके बात करेंगे। तो यहां पे वैल्यू दिया जाता है दोस्तों, दो वैल्यू देते हैं 1.5 और 0.9, 1.5 और 0.9, यहां पे कुछ नहीं होगा। एंड दिस वैल्यू इज द 1.5, दिस इज द 1.0 डैश 1.0, दिस इज द डैश 1.0, ठीक है। नाउ अभी 0.9 को बताएंगे क्या होता है। तीसरा हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं एक्सट्रीम सिचुएशन को लेके, दिस इज द डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। तो यहां पे वैल्यू हो जाएगा 1.2, 1.2, 1.2, डेड लोड हो जाएगा दिस इज द 1.0 एंड ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 0.8। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके ऊपर, क्या कहानी है ये। तो दोस्तों देखो, मैं 0.9 को भी छोड़ देते हैं, मान लो ये बाद में बात करेंगे इसको लेके, इसकी पहले टेबल जो लिखी है उससे बात कर लेते हैं। ये डिजाइनिंग का वैल्यू है, कोलैप्स का मतलब डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि हम लोग क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, इसीलिए हमने 3 कॉम्बिनेशन बनाए हैं ताकि मुझे क्रिटिकल लोड मिले। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया कि आप डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन ले ही क्यों रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि मैं क्रिटिकल लोड का वैल्यू निकाल सकूं। यानी कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ना रहे जो मैंने पहले से उसको ना देखा हो या कंसीडर नहीं किया हो, उसके बावजूद रह जाता तो अलग बात है। बट IS 456 ये कहता है कि RCC के लिए 3 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। वहीं अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर में जो आपका सब्जेक्ट है वहां पे अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे 6 से 7 कॉम्बिनेशन लिए गए हैं, और वो 6 से 7 कॉम्बिनेशन इसीलिए लिए गए ताकि मैं क्रिटिकल लोड निकाल सकूं। क्यों है वो वहां पे बात कर लेंगे। नाउ यहां पे 1.5 दिखती सी बात है, जितना एक्चुअल में लोड लग रहा है उससे ज्यादा लेके बात करूंगा तो 1.5 हो गया। यहां पे 1.5 डेड के लिए, विंड एंड अर्थक्वेक के लिए 1.5, यहां पे 1.2 1.2 1.2। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां तो आपने 50% ज्यादा लोड लेके बात कर रहे हो इन दोनों के अंदर, यहां पे 20% ही क्यों, वाई। तो इसका आंसर सिंपल इतना सा है कि भाई डेड लोड, लाइव लोड और विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक, यानी कि जिस बिल्डिंग में आप डिजाइन कर रहे हैं उस बिल्डिंग पे डेड भी लग रहा है, लाइव भी लग रहा है और विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी का लग रहा है। ऐसा कॉम्बिनेशन रेयर कॉम्बिनेशन होता है डेली, यानी जिस स्ट्रक्चर के लिए डिजाइन करूंगा उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। रेयर होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट ना लेके लाइट इफेक्ट लेके हम बात कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज द लेस देन दिस वन। ये तो समझ में आ गया। सर्विसिबिलिटी हमने क्या बोला कि जो लोड रियल लाइफ में लगता है
उसी को हम लोग लेते हैं क्या बोलते हैं, सर्विस और वर्किंग लोड लेते हैं, और ना इससे ज्यादा कभी नहीं लेंगे। तो दिखती सी बात है, जितना लग रहा है वही लोड ले रहे हैं, तो इसका फैक्टर तो हमेशा 1 होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहां पे हमने देखा पहले कॉम्बिनेशन में 1 1 दैट्स ओके, ये 1 1 दैट्स ओके। सर यहां पे इनका वैल्यू कम कैसे हो गया? आपने लाइव लोड 0.8 लिया, यहां पे विंड एंड अर्थक्वेक लोड 0.8 लिया, जबकि सर्विसिबिलिटी तो वर्किंग और सर्विस पे जो है बात करती है, और वर्किंग और सर्विस लोड तो डेली लगेगा, तो फिर उसमें आपने लाइव लोड कम कैसे ले लिया? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, कि जब विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स, यानी किसी भी एरिया में जब विंड फोर्स लग रहा है या अर्थक्वेक आ रहा है, आप खुद सोचो, आप उस स्ट्रक्चर में रहोगे, आपका मतलब आप लाइव लोड के पार्ट हैं, तो क्या आप उस बिल्डिंग में बैठे होके देखोगे अरे वाह अर्थक्वेक आ रहा है, मजा आ रहा है झूलते हुए, ऐसा? या क्या करेंगे? सबसे पहले कौन एस्केप करेगा? सबसे पहले एस्केप करेगा लाइव लोड। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने लाइव लोड का वैल्यू कम लिया है। डेड लोड तो जाएगा नहीं कि बीम भी साथ चल रही है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लेते हैं, इसके अंदर जो है वो 0.8 लेते हैं। अर्थक्वेक का लोड कम क्यों लिया? अर्थक्वेक का इसलिए कम लिया क्योंकि अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है, जिस ड्यूरेशन के लिए अर्थक्वेक आता है, दैट इज वेरी लेस ड्यूरेशन। पीक टाइम जो होता है अर्थक्वेक फोर्सेस के लिए या विंड फोर्सेस के लिए, वो 3 to 5 सेकंड का होता है। पीक जो होता है, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम जो होता है, या अर्थक्वेक जो क्रिटिकल रेंज पे आता है, वो 3 to 5 सेकंड तक ही आता है। उसके बाद में 10 से 15 सेकंड में तो ये सारा आ हुआ के खत्म भी हो जाता है। So that is very less time, so that's why I'm taking the less effect of this. But इसके अंदर देखो मैंने पूरा इफेक्ट लिया क्रिटिकल के अंदर। तो ये चीज है, ये आपकी टेबल है जो ध्यान रखना है। याद रखने का तरीका क्या? इसमें 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा और इसमें 1 से कम कभी नहीं होगा। ये 1 से ज्यादा ही रहेगा, इसमें 1 से कम 1 से ज्यादा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। चलिए जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बातें करी वो क्या क्या हो गई, तो इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं डी एल डेड लोड है, दिस इज द डेड लोड। एल एल जो हो जाएगा दिस इज द लाइव लोड, एंड डब्ल्यू एल ये हो जाएगा दिस इज द विंड लोड, एंड ई क्यू हो जाएगा अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक लोड ई क्यू हो जाएगा अर्थक्वेक लोड। अब एक पैरामीटर बच गया, दैट इज द 0.9। ये 0.9 क्या है भाई? सर अभी तो आप बोले थे कि इसके अंदर 1 से कम कभी नहीं होगा और हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा, तो फिर आपने 0.9 कैसे लिख दिया? तो 0.9 ऐसे लिख दिया, मान लीजिए आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर का मतलब फॉर एग्जांपल ये कोई एक स्ट्रक्चर आप बनाते आ रहे हैं, मान लो आपको क्या करना है, कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाना है, लुक एट दिस, आपको एक कंटिन्यूअस ब्रिज बनाना है। मैं ब्रिज को लेकर समझा देता हूं, दैट विल बी बेटर देन। ये एक ब्रिज बनाना है और ये इसका ग्राउंड एरिया लाइक दिस, और ये कुछ ऐसे हैं, ये कॉलम यहाँ गया, यहाँ गया। कंटिन्यूअस ब्रिज बनाना है तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे भी बीम होगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे भी कॉलम होगा कुछ ऐसे। तो दोस्तों ये कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस के लिए जब हम ब्रिज बनाते हैं तो आपने देखा होगा, ये ब्रिज जब बनता है तो ब्रिज पूरा एक सेगमेंट में नहीं बनता है। ब्रिज कैसे बनता है? ब्रिज बनता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कुछ स्पान इधर बना, कुछ इधर बना, फिर इधर बनता है, फिर इधर बनता है, फिर इधर बनता है, फिर इधर बनता है, और इस तरीके से बनते हुए जाता है, इधर 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 बनते हुए जाता है। सेम इस वाले के लिए भी इधर और इधर ऐसे बनते जाता है। सिंपल सी बात है। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर इतना बन चुका है, इतना बन चुका है, तो माय डियर फ्रेंड ये वाला सेगमेंट अभी किस वाले पोर्शन में है? ये कंटिन्यूअस के अंदर है या फिर कैंटिलीवर में है? सो दिस इज इन कैंटिलीवर पार्ट, कैंटिलीवर पार्ट। और कैंटिलीवर के अंदर क्या होगा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ज्यादा मटेरियल स्टोर कर दिया या मशीनरी यहाँ पे रख दी, तब उस केस में क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर सकता है? कोलैप्स कर सकता है, मतलब गिर सकता है, ओवरटर्न हो सकता है। टेक्निकल टर्म में क्या होगा? ओवरटर्न होगा। याद करिए स्ट्रक्चर एनालिसिस में जब मैंने पोर्टल फ्रेम के स्वे केस को लिया था,
तब मैंने स्वे और ओवरटर्न दोनों में डिफरेंसेस बताया था। तो दिस स्ट्रक्चर विल ओवरटर्न, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा। तो अगर मेरे पास में मान लीजिए ये 100 यूनिट पे ओवरटर्न होता है, मुझे ये पता है कि ये स्ट्रक्चर किस यूनिट पे ओवरटर्न हो जाएगा, 100 यूनिट पे ओवरटर्न हो जाएगा, दैट आई एम श्योर अबाउट इट। तो मैं मार्केट के अंदर क्या बताऊंगा, क्या यही बताऊंगा कि 100 पे ओवरटर्न होता है, या सेफ साइड चलने के लिए कम बताऊंगा? तो दिखती सी बात है भाई, इसको कम बोलेंगे ना भाई, हमें ये पता है कि जैसे 100 यूनिट पहुंचेगा ये ओवरटर्न हो जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। तो मार्केट में हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं यार आप 100 पे मत मानो, ये तो 90 पे ही ओवरटर्न होता है। हम क्या मार्केट में क्या बोलेंगे, हम मार्केट में ये मार्केट का मतलब डिजाइनिंग में ये बोलेंगे कि 100 पे नहीं 90 पे ओवरटर्न होता है। 10 यूनिट हमने अपने साइड रखी है रिजर्व के लिए, ताकि अगर लोड कॉम्बिनेशन बन भी जाए तो भी मेरा स्ट्रक्चर क्या बना रहे, सेफ बना रहे। तो दिखती सी बात है, जब मैं यहाँ पे मटेरियल स्टोर करूंगा या मशीनरी रखूंगा तो उसकी वजह से जो भी लोड आता है वो इससे कम रहे, किससे कम रहे, 90 से कम रहे, ताकि स्ट्रक्चर एटलीस्ट ओवरटर्न में फेलियर ना दें, जो कि अनडिजायर्ड है, हम चाह नहीं रहे, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से, उसकी वजह से सारा हो रहा है। तो अगर किसी भी सिचुएशन में ओवरटर्निंग क्रिटिकल हो रही है, यानी कि ओवरटर्निंग का इफेक्ट आ रहा है, तो भाई हम लोग वहां पे क्या करेंगे, हम लोग डेड लोड के लिए 0.9 वैल्यू यूज करेंगे, और यही हमने लिखा है, यही हमने लिखा है। डेड लोड के लिए क्यों, क्योंकि ये मटेरियल स्टोर की वजह से, मशीनरी की वजह से, इक्विपमेंट की वजह से स्ट्रक्चर के ओवरटर्न होने के चांसेज होते हैं। लाइव लोड की वजह से स्ट्रक्चर ओवरटर्न कभी नहीं होगा, दैट्स श्योर। आरसीसी का अपना एक वेट होता है, कंसिडरेबल वेट होता है, उसके रिस्पेक्ट में लाइव लोड ओके लेस है, बट स्टील स्ट्रक्चर में उल्टा है, स्टील स्ट्रक्चर में उल्टा है। चलो तो क्लियर हो गया सबको। 0.9 कब लिया जाता है, 0.9 लिया जाएगा व्हेन द स्ट्रक्चर इज क्रिटिकल अगेंस्ट ओवरटर्निंग। अगर ओवरटर्निंग होने के चांसेस हैं तो फिर 0.9 से लो, और अगर नहीं है, ओवरटर्निंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर आप 1.5 से बात करो। तो यहां पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है 0.9 वैल्यू इज टेकन when structure is critical against overturning, क्रिटिकल अगेंस्ट ओवरटर्निंग। जब ओवरटर्निंग होने की पॉसिबिलिटी है तब आपको 0.9 लेना है, अदरवाइज आप जो है वो क्या बोलते हैं 1.5 लेके बात करनी है। सो दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टेबल, ईच एंड एवरी न्यूमेरिक डिजिट एंड द जो भी यहां पे लिखा गया है। ओके और आप जब क्वेश्चन बना रहे हैं ईएससी के और गेट के, स्पेशली ईएससी के, तो जितने भी मैंने यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन दिया है एक्चुअल में है क्या चीज, वो सारा ईएससी में पूछा जाता है। गेट के अंदर क्या रहता है, गेट में न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो भी हम देख लेते हैं। गेट के अंदर जो पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ वैल्यू दे दिया, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल करता हूं, मान लो मैंने दे दिया डेड लोड का वैल्यू 100 किलो न्यूटन, लाइव लोड का वैल्यू जो है वो हमने दे दिया 80 किलो न्यूटन, विंड लोड मैंने दे दिया 150 किलो न्यूटन, एंड अर्थक्वेक लोड मैंने दे दिया दैट इज द 180 किलो न्यूटन। और आपसे पूछा गया फैक्टर्ड लोड कैलकुलेट करना है, किसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना है, कोलैप्स के करस्पॉन्डिंग। किसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना है, कोलैप्स के करस्पॉन्डिंग। तो जब मैं कोलैप्स वर्ड मेंशन कर देता हूं या नहीं करता हूं तभी मैं कोलैप्स के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, लेकिन अगर मैं मेंशन कर देता हूं सर्विसिबिलिटी तब आपको क्लियरली सर्विसिबल में जाना है। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, आपसे ये सारा दे दिया और पूछ लिया व्हाट इज द कोलैप्स लोड, सॉरी व्हाट इज द फैक्टर्ड लोड, तो फैक्टर्ड लोड दोस्तों आप जो है इस वाले सेगमेंट से भी निकाल सकते हैं तो इससे भी निकाल सकते हैं, but until unless not specified till that you will calculate the collapse load corresponding to factor load corresponding to the collapse criteria। लेकिन मेंशन कर दें तब तो बात अलग ही है, दिखती सी बात है।
तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे क्या हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो माय डियर फ्रेंड, हमारे पास कोलैप्स के करस्पॉन्डिंग करते हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, 1.5 DL प्लस 1.5 LL। तो पहला जो बनेगा आपके पास वो बन जाएगा दैट इज 1.5 DL प्लस 1.5 LL। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज, ये हो जाएगा 1.5 इंटू DL 100 प्लस 1.5 इंटू LL 80। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज द 150 और ये हो जाएगा दिस इज द 120, दिस इज द 120 राइट। तो ये आपके पास में हो जाएगा दिस इज द 270 किलो न्यूटन। सो पहले कॉम्बिनेशन से जो आंसर बना है वो कितना आ गया, 270 किलो न्यूटन। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, दूसरा होगा डेड प्लस विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, और इसका जो फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5 DL प्लस 1.5 विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक। तो दोस्तों इसमें जब हम वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 DL 100 प्लस 1.5 इंटू विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक। तो इन दोनों में से जो ज्यादा है उसका वैल्यू लेना है, इन दोनों में से जो ज्यादा है उसका वैल्यू लेना है। तो हियर द वैल्यू इज 180 इज मोर देन द 150। सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास दैट इज 150 प्लस 1.5 इंटू 180। तो ये आ जाएगा आपके पास 420 किलो न्यूटन। दिस इज द 420 किलो न्यूटन। सो एक क्रिटिकल लोड आपके पास ये आ गया। तीसरा क्या होगा, 1.2 DL LL और विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक। सो हियर आई कैन राइट, here I can write this is 1.2 DL plus 1.2 LL plus 1.2 wind oblique earthquake. So I can write it here 1.2 into DL 100 plus 1.2 into LL 80 plus 1.2 into 180 into 180। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको 1.2 into 100 plus 1.2 into 80 plus 1.2 into 180। So this value will be 432, this value will be 432 किलो न्यूटन। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा दैट इज विल बी योर फैक्टर लोड। सो यहां से फैक्टर लोड हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ दिस थ्री। सो दिस इज द वन 432 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये गेट के अंदर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ईएसी के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, ये जो भी मैंने डिस्कशन सारा जो किया है वो वाली चीज। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर लोड यानी कि एलएसएम का बेसिक पार्ट। ये एलएसएम का बेसिक चल रहा है जो हमने बात करी है। चलिए जी, तो ये हो गया एलएसएम की बात, हो गया फैक्टर लोड हो गया, और ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो एलएसएम का बेसिक हमने देख लिया क्या होता है, किस तरीके से होता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम एनालाइज बाय एलएसएम। एलएसएम से अगर मैं सिंगली रेनफोर्स बीम को एनालिसिस करना चाहता हूं दोस्तों, तो बीम की बात करें, बीम आप जानते हैं फ्लेक्सर मेंबर होता है। फ्लेक्सर का मतलब बेंडिंग, यानी कि कोई भी मेंबर बेंडिंग के द्वारा लोड को ट्रांसफर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर मेंबर बोलते हैं। ये मैं आपको फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ एफसीआर के अंदर बता चुका हूं ये सारी चीज। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलएसएम से जब हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सर मेंबर को डिजाइन करने के लिए, यानी कि सिंगली रेनफोर्समेंट को डिजाइन करने के लिए, तो हम पहले क्या लिखेंगे, अजम्पशन लिखेंगे। क्या क्या अजम्पशन होता है, और वो अजम्पशन जो लिखे जाएंगे उसका कारण भी बता चुका हूं। किसी भी थ्योरी के लिए जो अजम्पशन लिखा जाता है उसके कुछ रीजन होते हैं। पहली रीजन, हम ये चाहते हैं कि जो भी लोड लग रहा है और जो पैरामीटर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं या जिसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता हूं, लोड का पूरा इफेक्ट उसी पैरामीटर पे आए। मैं ये मान के चलूंगा कि पूरा का पूरा लोड जब लग रहा है
तो पूरी इंटेंसिटी के लोड की वजह से इस पैरामीटर पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर ये लोड को यहां तक पहुंचने में कोई और उसको रोक रहा है या उसकी वैल्यू को कम कर रहा है या कुछ रिड्यूस कर रहा है एनीवे किसी भी तरीके से, तो उन सारे पैरामीटर को मैं क्या कर दूंगा, या तो आइडियल बना दूंगा या नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो दैट्स, ये जितने भी एजम्पशन लिखे गए इसीलिए लिखे गए कि जो चीज मुझे निकालनी उसके ऊपर सीधा लोड का इफेक्ट आए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जब हम अजम्पशन लिखते हैं तो अजम्पशन इसीलिए भी लिखे जाते हैं कि जो थ्योरी में अडॉप्ट कर रहा हूं, जो कंसेप्ट अडॉप्ट कर रहा हूं, उस कंसेप्ट को हम लोग अजम्पशन के अंदर बता देते हैं कि ये चीज हम लोग आगे ध्यान रखने वाले हैं और इसी बेसिस पे आगे हम बात करेंगे। तो assumption is also written for the theory or the concept or the theorem which I used, उसके बारे में बताता है। जैसे WSM में हमने लिखा था कि भाई स्टील और कंक्रीट दोनों में जो बिहेवियर होता है वो लीनियर बिहेवियर होता है, और लीनियर बिहेवियर क्या बोलते हैं, इलास्टिक थ्योरी का है। तो assumption के अंदर हमने मेंशन किया है कि मटेरियल का बिहेवियर लीनियर ही है, और वो WSM की बात कर रहा है। यहां पे मैं नहीं लिखूंगा लीनियर है, यहां पे LSM की अपनी थ्योरी है, अपनी बातें हैं। तो LSM किस थ्योरी पे और कैसे वर्क करेगा, दैट इज विल डिस्कस इन द अजम्पशन। चलिए, तो यहां पे हम लोग क्या बात कर लेते हैं, अजम्पशन को लेके बात कर लेते हैं। अजम्पशन, और हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर फ्लेक्सर मेंबर के लिए। फ्लेक्सर मेंबर के लिए हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, अजम्पशन लिख रहे हैं। चलो, तो अजम्पशन नंबर 1, बीम फ्लेक्सर का मतलब बीम यानी कि बेंडिंग का मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंक्रीट बेंडिंग कंप्रेशन में, नीचे बेंडिंग टेंशन में। तो भाई अलग अलग तरह की स्ट्रेसेस आ गई, तो हमें सेक्शन को यूनिफॉर्म यानी कि सिंगल यूनिट में बनाए रखना है। तो उसके लिए कौन सा अजम्पशन लिखते हैं, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो अजम्पशन नंबर 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, दैट इज प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग remains plane after bending। बेंडिंग के बाद भी ये क्या रहेगा, प्लेन सेम रहेगा। क्यों, क्या, कैसे, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया ओनली स्ट्रेन डायग्राम लीनियर, ओनली स्ट्रेन डायग्राम लीनियर, ओनली स्ट्रेन डायग्राम लीनियर। तो दिस इज द अजम्पशन नंबर 1। इसके अंदर हम लोगों ने फिर इसकी वैलिडिटी भी देखी थी। दिस इज वैलिड फॉर द, मैं रिवाइज कर रहा हूं, WSM में जो बताया था, ये अजम्पशन वैलिड होता है नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम के लिए, नॉट वैलिड होता है डीप बीम के लिए। और डीप बीम के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, डीप बीम कौन सी बीम होती है, जिसमें इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो यानी कि L/D अगर लेस देन है 2.0 से सिंपली सपोर्टेड के लिए तो डीप बीम कहलाया जाएगा, और L/D रेशियो अगर लेस देन 2.5 है कंटिन्यूअस के लिए तो वो डीप बीम कहलाई जाएगी। तो डीप बीम के लिए दिस अजम्पशन नॉट वैलिड। व्हाई, बिकॉज डीप बीम इज डिजाइन फॉर द बेंडिंग एज वेल एज शियर। तो जहां शियर आएगा वहां पे शियरिंग स्ट्रेस होगी, शियरिंग स्ट्रेस की वजह से डिस्टोर्शन होता है, वॉर्पिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और वॉर्पिंग के अंदर अपना मटेरियल जो होता है वो क्रॉस सेक्शन को लूज कर देता है। तो जब क्रॉस सेक्शन ही बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो वैसी बात है इसका रिमेन होना, प्लेन सेक्शन रिमेन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिटेल में आराम से डिस्कशन करी है WSM के सिंगली वाले पार्ट के अंदर अजम्पशन में। चलिए, तो हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा अजम्पशन हमने क्या देखा था, जब मैं बीम के लिए बात कर रहा हूं दोस्तों, तो मेरे पास में बीम दो तरह की होती हैं। एक हो जाएगा क्रेक्ड बीम और दूसरा होता है अनक्रेक्ड बीम। तो जब मैं क्रेक बीम की बात करता हूं तो क्रेक बीम में क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है वो टेंशन में होने का मतलब ये रहा कि भी उसमें जो है क्रेक डेवलप हो गया।
क्रैक डेवलप हो गया तो वहां पे क्रैक के ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रेस कौन ले रहा है? रेनफोर्समेंट ले रहा है। इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब क्या रहा? मतलब ये रहा दोस्तों कि भाई हम लोग एरिया ऑफ कंक्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस नेग्लेक्ट कर रहे हैं। all tensile stresses are taken by steel only. What does it mean? It means कि भाई न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हम लोग एरिया ऑफ कंक्रीट को नहीं मान रहे हैं। सो दिस इज द assumption नंबर 2। assumption नंबर 2 क्या हो जाएगा? all tensile stress are taken by steel only। इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, दैट इज एरिया ऑफ कंक्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस इज नेग्लेक्टेड। अब इसके बाद में हमने इसकी वैलिडिटी भी लिखी थी WSM के अंदर भी। क्या लिखा था? अगर एफ का वैल्यू, बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू FCR से लेस होता है तो अनक्रैक सेक्शन होगा, और अनक्रैक सेक्शन के लिए अजम्पशन वैलिड नहीं है। एफ का वैल्यू अगर FCR से ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा? क्रैक अपीयर होगा, और क्रैक अपीयर होगा तो फिर ये अजम्पशन वैलिड होगा। तो दिस अजम्पशन इज वैलिड फॉर क्रैक सेक्शन एंड नॉट वैलिड फॉर अनक्रैक सेक्शन। तो ये जो है वो तो थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, चाहे WSM हो चाहे LSM हो, दोनों में सेम है, क्योंकि इनकी कहानी अलग है। अब बात करते हैं LSM की जो थ्योरी है वो कैसे अफेक्ट कर रही है। तो हम लोग नेक्स्ट अजम्पशन लिख रहे हैं, वो लिखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज पर IS 456 इज एज सोन। क्या होगा? अब हम बात कर रहे हैं LSM वाले अजम्पशन को लेके, और इसको डिटेल में देखते हैं। चलो जी, तो अजम्पशन नंबर 3। अब हम LSM की बात कर ले रहे हैं, दिस वन। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज पर IS कोड, एज पर IS 456 2000 इज एज सोन, जो है यहाँ पे दिखाया गया उसके हिसाब से होगा। क्या कहानी होगी वो देख लेते हैं। तो मैं पहले वही बना रहा हूं जो एज पर IS 456 है, एज पर IS 456 है। चलो, तो ये एज पर IS 456 बना लेते हैं। तो ये हो गया कुछ ऐसे, और इसको हम जरा जूम कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। बढ़ जाओ भाई। चलो, अब हम इसमें कर्व बना रहे हैं। दिस इज द ये हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा स्ट्रेन, और ये हो जाएगा स्ट्रेस, और इसमें हम कर्व बनाते हैं, बनेगा कुछ ऐसे लाइक दिस, और ये जाता है ऐसे, ये जा रहा ऐसे। दिस इज द वन। माय डियर फ्रेंड, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि भाई ये कर्व ये जाता है कुछ ऐसे, और यहाँ पे जाता है पीक पे, और पीक के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होती हैं वो स्ट्रेन होती हैं कुछ ऐसी। यहाँ पे आ जाता है 0.002। यही हमने कर्व बनाया था कंक्रीट के लिए स्टार्टिंग के अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के अंदर। तो ये है एक्चुअल कर्व। दिस इज द एक्चुअल कर्व। IS 456 से जो कर्व बनता है वो क्या बनता है? IS 456 से जो कर्व बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, और ये जाएगा दोस्तों कुछ ऐसे, और ये वैल्यू हो जाएगा 0.0035, और ये हो जाएगा एज पर IS 456 2000। दिस इज द वन। ये हमने बना दिया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको एक छोटा सा मॉडल बना लेते हैं इधर, ताकि हमें क्लियर रहे, कंफ्यूज में ना हो जाए। तो भाई ये हमारे पास बना, और ये हो जाएगा कर्व कुछ पैराबोलिक, और ये हो जाएगा लीनियर। दिस इज द लीनियर,
हियर इट इज गोइंग टू बी द लीनियर लाइक दिस। और इसमें अगर हम वैल्यू देखें तो दिस वैल्यू इज 0.0035 और दिस वैल्यू इज 0.002 एंड इसमें अगर हम देखें तो ये आगे एक्सटेंड कर गया, ये आगे एक्सटेंड कर गया, यहाँ पे हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन। चलो जी, ये मैंने सेम इसी का मॉडल रूप बनाया है। ये है एज पर IS 456 स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, जो हम लोग जो हैं वो बता रहे हैं, जो IS में दे रखा है। ये हो जाएगा दिस इज द लीनियर और ये हो जाएगा पैराबोला। पैराबोला नाउ अब देखो IS 456 के करस्पॉन्डिंग, मैं अब यहां से काफी सारी चीजें बताऊंगा मैं, और ध्यान से सुनना। IS 456 के करस्पॉन्डिंग यानी कि LSM के करस्पॉन्डिंग कंक्रीट का जो कर्व होता है वो कर्व होता है दैट इज पैराबोला और लीनियर। पैराबोला और लीनियर ये IS 456 के करस्पॉन्डिंग है, तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। जबकि एक्चुअल में जो कर्व होता है वो ऐसा होता है कुछ इस तरीके से, दिस इज द एक्चुअल कर्व, बट IS 456 ने यहां से आगे एक्सटेंड करके ये लिख दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा शायद, लेकिन यहां थोड़ा रुको, आप कंपटीशन वो भी ESC की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पे सोचो सर ये कुछ बात जम नहीं रही है। क्या नहीं जम रही है? कि आपने सर ये बताया था कि 0.002 के बाद में कंक्रीट फेल हो जाता है, कंक्रीट फेल हो गया तो फिर ये यहां से लेके यहां तक स्ट्रेन आ कैसे गई? भाई आपने जब स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, क्यूब लिया, लोड लगाया, लोड लगाते मैक्सिमम स्ट्रेस यहां तक पहुंची, उस टाइम स्ट्रेन की वैल्यू ये थी, और उसके बाद में कंक्रीट क्रश हो जाती है, फेल हो जाती है। व्हेन द कंक्रीट हैज बीन फेल्ड इन दैट केस हाउ दिस वैल्यू इंक्रीजेस, और वो भी ये वैल्यू, और यहीं तक ही क्यों ली भाई? ये वैल्यू इंक्रीज कैसे हो गई? यहां पे तो फेल होगी ना। अच्छा जो भी आपने लिया होगा, लेकिन यहीं तक ही क्यों, आगे क्यों नहीं और कम क्यों नहीं? क्वेश्चन है माइंड के अंदर। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि सर आपने यहां पे लिखा पैराबोला, जबकि आपने जो कर्व बताया था उसके अंदर क्या बोले थे? आपने कर्व बोले थे कि भाई यहां से यहां तक लीनियर रहता है और उसके बाद में पैराबोलिक होता है, बट आप तो यहां पे ओनली पैराबोलिक लिख रहे हैं, ओनली पैराबोलिक लिख रहे हैं। कैसे ओनली पैराबोलिक लिख रहे हैं? कैसे? तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सर वो जो ये जो आपने कर्व बनाया था, ये जो कर्व बनाया था वो बनाया था क्यूब के ऊपर एक्सियल लोडिंग में, और यहां पे आप अजम्पशन लिख रहे हैं किसके लिए? फ्लेक्सर यानी कि बेंडिंग के लिए। आप जो अजम्पशन लिख रहे हैं किसके लिए? बेंडिंग के लिए। तो क्या कंक्रीट का बिहेवियर बेंडिंग कंप्रेशन में और एक्सियल कंप्रेशन में सेम रहता है क्या? तीसरा क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, क्योंकि हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें हर चीज का पता हो। तो 3 क्वेश्चन माइंड के अंदर अभी फिलहाल आए, आगे देखते हैं और क्या आता है। चलिए तो वीडियो को पॉज करिए और सब लोग यहां पे आंसर सोचने की कोशिश करिए क्या हो सकता है, और तीनों क्वेश्चन वैलिड हैं, तीनों क्वेश्चन वैलिड हैं। चलो जी, तो सबने सोच लिया होगा, बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर देता हूं। यू आर राइट, जिसके अंदर मैंने बोला था कि एक्चुअल कर्व जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहां पे लीनियर होता है, देन पैराबोलिक होता है। दैट्स ओके, गलत नहीं है, दैट एग्जैक्टली राइट। और बेंडिंग जब मैंने यहां पे कर्व बनाया तो मैंने यहां पे क्लियरली लिख दिया पैराबोला एंड लीनियर। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, आगे बढ़ा उसको भी हम छोड़ दे रहे हैं कि यहां पे पैराबोलिक होता है क्या। तो मैं एक चीज बता दूं, एक्सियल कंप्रेशन में जो कंक्रीट का बिहेवियर होता है वो लीनियर एंड देन पैराबोलिक होगा, जो हम लोग देख चुके हैं और उसको यूज कर चुके हैं। बेंडिंग की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो बेंडिंग के अंदर कंक्रीट का बिहेवियर, कंक्रीट का जो बिहेवियर है दोस्तों, वो बिहेवियर जो है वो लीनियर भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट माय स्टेटमेंट, इन द बेंडिंग, इन बेंडिंग द बिहेवियर ऑफ कंक्रीट मे बी लीनियर, मे बी पैराबोलिक, मे बी ट्रेपेजॉइडल, मे बी इन एनी शेप, किसी भी तरीके का हो सकता है, बट
इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन पैराबोलिक बिहेवियर विल गिव द नियरेस्ट आंसर टू द रियल वैल्यू। रिपीट कर रहा हूं मैं, बेंडिंग के अंदर कंक्रीट का बिहेवियर लीनियर हो सकता है, ट्रेपेजोइडल हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। इन सारे शेप में से पैराबोलिक जो बिहेवियर है वो बिहेवियर जो है वो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसके आसपास वैल्यू देता है, क्लोज आंसर देता है। दैट्स व्हाई IS 456 ने इसको पैराबोलिक बिहेवियर लिया है। इट मे बी इन एनी शेप। जबकि एक्सियल कंप्रेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं, एक्सियल कंप्रेशन में बात करते हैं, देन द बिहेवियर इज द लीनियर एंड देन पैराबोलिक। ये कर्व बना था और यहाँ पे 0.002 आया, सॉरी यहाँ पे पीक आया था FC के और फिर आपने इसको 0.002 लिखा था। दैट वाज द एक्सियल कंप्रेशन। चलो, तो ये तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया एंड क्लियर हो गया जो चीज हमने बोली थी। अब आते हैं पहले दूसरे क्वेश्चन पे कि सर जो है ये वैल्यू जब यहाँ पे कंक्रीट क्रश हो गया तो फिर ये बढ़ कैसे गया और फिर यही क्यों बढ़ा। तो माय डियर फ्रेंड, अब आपको जब मैंने तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया तब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये वैल्यू क्यों बढ़ा। इस क्वेश्चन का उतना महत्व नहीं होना चाहिए। क्यों सर? एक बात सोचो यार, ये वैल्यू लिखी गई एक्सियल कंप्रेशन में और ये हम कर्व बना रहे हैं बेंडिंग के लिए। तो बेंडिंग के अंदर जो स्ट्रेस डायग्राम बनता है, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनता है और एक्सियल के लिए जो स्ट्रेस डायग्राम बनता है, दोनों का डायग्राम देख लो। तो दोनों का डायग्राम देख लेते हैं। देखो भाई, तो बेंडिंग में अगर मैं डायग्राम देखता हूं तो बेंडिंग में डायग्राम बनता है इस तरीके से, जबकि एक्सियल में डायग्राम देखता हूं तो डायग्राम बनता है कुछ ऐसे। ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए और यहां पे बनता है दैट इज M/I इंटू वाई। एफ का वैल्यू यही होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो दोनों डायग्राम को देख के क्या पता चल रहा है? दोनों डायग्राम को देख के पता ये चल रहा है कि भाई एक्सियल कंप्रेशन में जब कंक्रीट कंप्रेशन में होती है तो पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेसेस हैं वो मैक्सिमम पहुंच चुकी हैं, अब अगर आप लोड लगाते हो तो यहां पे लोड को रजिस्ट करने वाला कोई भी पैरामीटर या कोई भी मटेरियल का पोर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस यानी कि क्रॉस सेक्शन परमिसिबल को पहुंच चुका है। तो इसका मतलब यह रहा कि अगर इससे ज्यादा लोड लगाए तो कंक्रीट फेल होगी। तो एक्सियल कंप्रेशन में कंक्रीट फेल हो जाती है, जबकि बेंडिंग कंप्रेशन में क्या बोलते हैं कि ओनली एक्सट्रीम फाइबर जो है वो परमिसिबल तक पहुंची है, बाकी नीचे वाली जो फाइबर है सारी की सारी वो अभी भी क्या है, परमिसिबल तक नहीं पहुंची है। तो अगर आप लोड लगाते हो तो और ज्यादा लगा सकते हो। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इसके बाद में क्रैक आना शुरू हो जाएंगे, ये जरूर बात है। यानी कि इसके बाद में बेंडिंग के अंदर जो है वो क्रैक आना शुरू हो जाता है और क्रैक क्या होता है, धीरे धीरे प्रोपेगेट होता है। कब तक मैं अलाउ कर सकता हूं? तो दोस्तों सीधी सी बात है यार, इसको मैं हटा देता हूं, ये सारी चीजें ये हटा देते हैं, इनकी कहानी खत्म हो गई। अब अगर मेरे पास में कोई भी एक बीम है, कहां गया दिस वन, मान लीजिए ये कोई एक बीम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बीम सेक्शन। जब ये बीम बेंट होगी, मान लो बेंट हुई, तो जब बेंट होती है दोस्तों तो पहला क्रैक जब अपीयर होगा, यहाँ पे अपीयर होगा, यहाँ पे पहला क्रैक अपीयर होगा तो यहाँ पे स्ट्रेसेस पीक पे पहुंच चुकी होगी। पीक पे पहुंचने का मतलब आपके पास में जो स्ट्रेन का वैल्यू है वो वैल्यू ये पहुंच गया 0.002 पहुंच चुका है। नाउ द क्रैक जस्ट अपीयर्ड हियर, जस्ट हुआ है। इसको मैं यहां पे बना लेता हूं कुछ ऐसे, ये क्रैक जस्ट हुआ है अभी। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे यहां पे क्रैक अपीयर हुआ हल्का सा ऐसे, जैसे क्रैक अपीयर हुआ हमने क्या बोला कि भाई ये कंक्रीट अब हम मान ही नहीं रहे। जैसे क्रैक अपीयर हुआ हमने क्या बोला, नीचे वाली कंक्रीट कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पूरी की पूरी टेंशन कौन ले रहा है, स्टील ले रहा है। तो जब आप कंक्रीट को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो डिजाइन में, तो उस कंक्रीट में कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है। जब आपने अजम्पशन नंबर 2 के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया एरिया ऑफ कंक्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस इज नेग्लेक्टेड,
कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, देन एनीथिंग हैपन इन दैट कंक्रीट, इट डजंट इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये बोल दे रहे हैं कि भाई ये क्रैक जो है धीरे धीरे प्रोपेगेट होगा, धीरे धीरे प्रोपेगेट होगा। प्रोपेगेट होने का मतलब है क्रैक विड्थ बढ़ेगी, क्रैक विड्थ जो है वो बढ़ेगी। क्रैक विड्थ बढ़ेगी का मतलब स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेन बढ़ेगा। तो 0.002 से स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ सकता है, कब तक बढ़ेगा भाई? ये क्रैक बढ़ा, फिर यहां हुआ, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी व्हेन द क्रैक विल वेरी क्लोज टू द न्यूट्रल एक्सिस। तो तब तक आप तब तक आप क्या कर सकते हो, इसकी बेंडिंग को अलाउ कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे क्रैक विड्थ धीरे धीरे, क्रैक विड्थ क्या होगी, धीरे धीरे क्रैक विड्थ ऐसे बढ़ती जाएगी। तो क्रैक विड्थ बढ़ने का मतलब यहां बढ़ रही है तो ऊपर भी बढ़ रही है। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग। तो यहां पे बढ़ा तो यहां पे भी बढ़ा, फिर यहां पे बढ़ा तो फिर यहां पे बढ़ा। इन दैट सिचुएशन द स्ट्रेन वैल्यू विल इंक्रीज 0.002, 0.0035, and this is the closest value, this is the maximum value up to which I can say the crack is very close to the neutral axis. So that's why we considered this value as a maximum. अब ये वैल्यू किस में आया है, बेंडिंग के अंदर। ये किस में आया है, एक्सियल के अंदर। दिस इज इन बेंडिंग, दिस इज इन एक्सियल। तो ये मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन है और ये मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन है, कीप इन माइंड। ठीक है जी। तो ये हो गया अजम्पशन नंबर 3 के अंदर जो हम लोगों ने बात करनी है, राइट। चलो जी, तो ये हमने यहां पे लिख दिया कुछ ऐसे। चलिए अब इसी के ऊपर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, इसी अजम्पशन के अंदर ही है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ अजम्पशन, दोबारा इस डायग्राम को बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों कुछ ऐसे, लुक एट दिस, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, हियर इट इज। तो हमने क्या कर्व बनाया, हमने कर्व बनाया कुछ ऐसे, दिस इज द वन लाइक दिस। हमने कर्व जो बनाया वो बनाया ऐसे, ये जा रहा है पैराबोलिक, ये जा रहा है पैराबोलिक, एंड देन इसके बाद में ये क्या हो गया दोस्तों, इसके बाद में ये हो गया कांस्टेंट लाइक दिस, दिस इज द कांस्टेंट। और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आई है वो स्ट्रेन आ गई 0.0035, और ये आपके पास में आ गया 0.002, ये हो गया 0.0035, और ये है एक्चुअल एफसी के, एक्चुअल एफसी के। अब आईएस कोड ये कहता है, आईएस कोड ये कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि जब आप कंक्रीट को टेस्टिंग करते हैं तो कंक्रीट के टेस्टिंग में आपने ये बोला था कि व्हेन द साइज ऑफ स्पेसिमेन इंक्रीजेस, when the size of specimen increases the compressive strength decreases, you know that, and we know that कि हमारे पास जो डायमेंशन है, मेंबर का डायमेंशन एटलीस्ट 150 से तो ज्यादा ही होगा। हमने जो एफसीके निकाला 150 क्यूब की साइज के हिसाब से निकाला है, बट हम ये भी जानते हैं कि जितने भी मेंबर हैं स्ट्रक्चर के अंदर, चाहे बीम है, कॉलम है, स्लैब है, एनीथिंग, फुटिंग वगैरह जो भी हैं, वो सारे मेंबर जो हैं वो उनका डायमेंशन 150 से ज्यादा ही है। If the dimension of member is more than the 150, in that case, the characteristic strength never reach up to the FCK. Definitely it will be less. हमने बेसिक में बात कर रखे हैं। तो इसका मतलब यह रहा कि मैं जो साइज इफेक्ट फैक्टर है जिसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, उसी चीज को हम लोग यहां पे कंसीडर कर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो FCK कंसीडर करेंगे, कंसीडर्ड FCK जो लेंगे, कंसीडर्ड स्ट्रेंथ जो हम लोग लेंगे, वो हम लोग लेंगे दैट इज 0.67 FCK, और ये हम लोग ले रहे हैं दैट इज 2/3 ऑफ FCK, अप्रोक्स 2/3 ऑफ FCK। वाई रिड्यूस, बिकॉज व्हेन साइज इंक्रीज द स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है।
जैसे जैसे साइज इंक्रीज करते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए हमने साइज इफेक्ट फैक्टर को हमने पहले से ही कंसीडर कर लिया। तो अब यहीं पे क्वेश्चन, डब्ल्यूएसएम के अंदर हमने मटेरियल की स्ट्रेंथ एफसी के ली है, एलएसएम के अंदर मटेरियल की स्ट्रेंथ हम लोग 0.67 एफसी के लेते हैं। डब्ल्यूएसएम में मटेरियल की स्ट्रेंथ यानी कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमने एफसी के लिया था, एलएसएम के अंदर हम लोग ले रहे हैं 0.67 एफसी के। कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए जी, तो ये हो गया हमारे पास में कंसीडर्ड स्ट्रेंथ। अब हम लोग लिख लेते हैं दैट इज डिजाइन स्ट्रेस। अब हम लोग लिख लेते हैं दैट इज डिजाइन स्ट्रेस, जिस कर्व को हम लोग एक्चुअल में यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा दैट इज द डिजाइन स्ट्रेस। और डिजाइन स्ट्रेस सेम पैरामीटर है जैसे वहां पे हमने परमिसिबल स्ट्रेस लिखा था। परमिसिबल स्ट्रेस क्या लिखा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहां पे क्या लिखेंगे, डिजाइन स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। मीनिंग वही है, सब कुछ वही है। तो यहां पे डिजाइन स्ट्रेस हो जाएगा दैट इज, ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड 0.67 एफसी के डिवाइडेड बाय कंक्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है 1.5। सो दिस वैल्यू विल बी 0.45 एफसी के, 0.45 एफसी के। सो दिस इज द डिजाइन स्ट्रेस। और इसी कर्व को हम लोग जो है एनालिसिस में यानी कि एलएसएम में यूज करते हैं। तो हमारे पास जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर और पैराबोलिक का कॉम्बिनेशन होगा, जिसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस होगी 0.45 एफसी के, कांस्टेंट चलेगी इस स्ट्रेंथ से लेके इस स्ट्रेंथ तक, उसके बाद में पैराबोलिकली डिक्रीज होगी। तो यहां पे हम लोग जो वर्बली बोले वो सारा लिख देता हूं मैं। ये हो जाएगा डिजाइन स्ट्रेस, दिस इज द डिजाइन स्ट्रेस। और डिजाइन स्ट्रेस दिया जाएगा दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, फैक्टर फॉर मटेरियल, फैक्टर फॉर मटेरियल, जिसको हम लोग गामा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आपके पास में हो जाएगा दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर्ड, मटेरियल कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, यानी कि गामा एम की बात कर लेते हैं। मटेरियल मेरे पास में हो जाएगा दिस इज द कंक्रीट और हो जाएगा स्टील। कंक्रीट के लिए हम लोग जो मटेरियल की स्ट्रेंथ कंसीडर कर रहे हैं दैट वैल्यू इज 0.67 एफसी के एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा 1.5। एंड स्टील के लिए हम लोग लेते हैं एफवाई। डब्ल्यूएसएम में भी यही था, एलएसएम में भी यही है, दोनों में सेम है। एंड इसका फैक्टर हो जाएगा 1.15, दिस इज द 1.15। तो यहां पे जब मैं डिजाइन स्ट्रेस लिखूंगा तो डिजाइन स्ट्रेस क्या हो जाएगा दोस्तों, डिजाइन स्ट्रेस हो जाएगा कंक्रीट के लिए दिस इज 0.45 एफसी के, और ये हो जाएगा दिस इज द 0.87 एफवाई, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये वैल्यू आ जाएगा। सिंपल। और यही चीज हमने यहां पे बता रखी है। सो दिस इज द अजम्पशन नंबर 3, तो ये ध्यान रखना है। अजम्पशन नंबर 4 होगा इसी स्टेटमेंट को लेके कि भाई मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज 0.0035। सो फटाफट इसको लिख लेते हैं, इसको हम समझ चुके हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों अजम्पशन नंबर 4। तो ये हो जाएगा दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेन, मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट, इन कंक्रीट इज 0.0035। कंक्रीट के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होगी वो हो जाएगी 0.0035। सो दिस इज द अजम्पशन नंबर 4। एंड देन लास्ट अजम्पशन,
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर रेनफोर्समेंट इज एज शोन। तो माय डियर फ्रेंड, जब मैं क्या बोलते हैं, जब मैं इसके लिए कर्व बनाता हूं माइल्ड स्टील के लिए, तो माइल्ड स्टील के लिए कर्व बनेगा कुछ ऐसा, एंड HYSD स्टील के लिए जब हम कर्व बनाते हैं तो इसके लिए कर्व बनेगा कुछ ऐसा। चलो देख लेते हैं कैसा कर्व बन रहा है। तो HYSD स्टील के लिए कर्व बन रहा है कुछ ऐसे, कुछ बन रहा है ऐसे, लाइक दिस। और माइल्ड स्टील के लिए जो कर्व बनता है वो बनता है कुछ इस तरीके से। लुक एट दिस इज द वन। हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहां तक कंसीडर किया स्टील का? Fy तक। तो यहां तक हमने इसमें कंसीडर किया, दिस इज द Fy, ये हमने Fy तक कंसीडर किया। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा वो दिया जाएगा एप्सिलॉन CS। तो एप्सिलॉन CS क्या हो जाएगा? हम ये जानते हैं सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, सिग्मा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई E। जो यहाँ पे सिग्मा क्या है? सिग्मा हो जाएगा दिस इज द डिजाइन स्ट्रेस, दिस इज द डिजाइन स्ट्रेस। व्हाट इज द डिजाइन स्ट्रेस? तो स्टील के लिए डिजाइन स्ट्रेस कितना है? 0.87 Fy। सो माय डियर फ्रेंड, माइल्ड स्टील के लिए जब मैं यहां पे देखता हूं, दिस इज द माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए जब मैं देखता हूं तो एप्सिलॉन CS क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन CS हो जाएगा दैट इज 0.87 Fy डिवाइडेड बाई ES, डिवाइडेड बाई ES। ये आपके पास में हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई ES। अगर मैं LSM इसके लिए HYSD स्टील के लिए बात करता हूं दोस्तों, HYSD स्टील के लिए जब मैं बात करता हूं, HYSD स्टील के लिए जब मैं बात करता हूं तो क्या रहता है? इसमें Fy मिलता नहीं है। तो जब इसमें Fy नहीं मिल रहा है तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं? ऑफसेट मेथड यूज करते हैं। ऑफसेट मेथड क्या कहता है? ऑफसेट मेथड ये कहता है कि भी ओरिजिन से 0.002 का ऑफसेट लो। चलो ले लिया। फिर ओरिजिन पे जो कर्व है उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये लो जी, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये हमने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। लुक एट दिस, ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ओरिजिन पे, और इसी टेंजेंट के पैरेलल जहां पे आपने ऑफसेट लिया वहां से एक लाइन ड्रॉ करिए। तो हमने इसी टेंजेंट के पैरेलल यहां पे हमने क्या करा? यहां पे ये कट, एक लाइन ड्रॉ करी। जहां पे ये कट होगा, जहां पे ये कट होगा, दैट पॉइंट इज नोन एज द Fy, दैट पॉइंट इज नोन एज द Fy। सो माय डियर फ्रेंड, जो चीज हमने यहां पे लिखी थी वो की वो यहां लिख लेते हैं। सो दिस वैल्यू इज द एप्सिलॉन CS, सिग्मा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा बाई E। सिग्मा इज आल्सो द डिजाइन स्ट्रेस। तो जब मैं ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैंने इस लाइन का स्लोप लिया है। सिग्मा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन लिख रहा हूं तो मैंने इस लाइन का स्लोप लिया है। जबकि HYSD स्टील के लिए कर्व शुरू होता है यहां ओरिजिन से। तो इसके लिए जो एप्सिलॉन CS लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा दैट इज डिजाइन स्ट्रेस। डिजाइन स्ट्रेस हो जाएगा 0.87 Fy डिवाइडेड बाई ES प्लस दिस वैल्यू। तो ये हो जाएगा 0.002। दिस वैल्यू इज द 0.002। ये आपके पास स्ट्रेन होगा किसके लिए? माइल्ड HYSD स्टील के लिए। और ये आपके पास में स्ट्रेन आ जाएगा, दिस इज फॉर माइल्ड स्टील। दिस इज द अजम्पशन फॉर द बेंडिंग यानी कि बीम के लिए एज पर द LSM। तो LSM के अंदर हमारे पास कैसा कर्व होगा, स्टील का बिहेवियर क्या होगा, कंक्रीट का बिहेवियर क्या होगा और कैसे होगा, वो सारी चीज इसमें बता दी गई है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो इसके आगे की बात करेंगे, जिसमें XA, XC और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। थैंक यू।